नमस्कार, कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता देना। भैया मैं सही तरीके से पढ़ाता हूँ, वन शॉट वीडियो भी आपको देता हूँ, आपकी डिमांड पर वीडियो भी लाता हूँ, तो पूछने का मेरा हक बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं पूछूं आपसे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और आपका भी ये कर्तव्य है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइए, मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरा इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे वीडियोस को आप लोगों ने देखा, मेरे वीडियोस को आप लोगों ने मिलकर के वायरल करवाया। उसके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आप सभी लोगों से अभी मुझे और भी कुछ चाहिए, वो चाहिए ये कि अभी इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का चैप्टर है, वन शॉट वीडियो है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको पता है कि जब तुम बायो अमन से पढ़ने आओगे तो फिर तुम बहुत कुछ सीखोगे ही सीखोगे। बिना सीखने मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर तुम बिना सीखे चले गए तो बेइज्जती मेरी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? मेरी। हम सबसे पहले समझते हैं हेरिडिटी क्या होती है। क्या है हेरिडिटी? आनुवांशिकता क्या होता है? अगर आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो देखा हो, वन शॉट वीडियो, जीव जनन कैसे करते हैं, तो वहां पर मैंने आपको बताया है कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है। केंद्रिका के अंदर क्रोमेटिन धागे होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र में बदल जाते हैं और उन्हीं गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है जिसके अंदर आनुवांशिक सूचनाएं भरी रहती हैं। तो ये हेरिडिटी आखिरकार आनुवांशिकता क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं का, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का रूपांतरण। क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण। कैसे लक्षण? आनुवांशिक लक्षण। जैसे माता प्लस पिता से जो आनुवांशिक लक्षण मिलते हैं बच्चे को, तो बच्चा अपने माता पिता के लगभग मानव जाति के समान होता है। उसके कुछ लक्षण उसके माता और पिता से भी मिलते जुलते हैं। तो ये कौन से लक्षण हैं? तो ये जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, ये आनुवांशिक लक्षण हैं। ठीक है, वे लक्षण जो संतान को अपने माता पिता से मिलते हैं वो आनुवांशिक लक्षण होते हैं। ठीक है, जो आपको भी लक्षण जो आपके माता पिता से मिले हैं वो आनुवांशिक लक्षण हैं। ठीक है, तो जैसे क्या मिला है? जैसे आपकी आंखों का कलर, आपके त्वचा का रंग और कुछ जेनेटिक डिजीज वगैरह भी मिल गई तो भी ठीक है। आपके लंबाई, ठीक है, ये सब चीजें, आपके बाल, ये सभी चीजें आपको आपके माता पिता से ही मिली हैं, है ना, जेनेटिक चीजें हैं ये। अब एक चीज और हमें पता है कि ये निषेचन, ये जनन कर रहे हैं। ये कौन सा जनन है? तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताओ है कि नहीं? लैंगिक जनन है कि नहीं? इसमें लिंग की आवश्यकता होगी कि नहीं? लैंगिक अंग की आवश्यकता होगी कि नहीं? इसमें निषेच युग्मकों का निर्माण होगा कि नहीं? इसमें युग्मनज बनेगा कि नहीं? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। आपने बोला हाँ बनेगा, बोल दिए ना? सच में बनेगा? अब भाई सच में बोला करो, ठीक है। जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ विभिन्नता आ रही है, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेरिएशन, विभिन्नता।
ठीक है, क्योंकि ये जो बच्चा है वो अपने माता पिता के एकदम समान नहीं है, वो थोड़ा सा भिन्न है। क्या है? वो थोड़ा सा भिन्न है, और यही भिन्नता एवोल्यूशन विकास में सहायक होती है। तो भिन्नता यदि हेडिंग डाले हो और उसमें लिखना चाहे तो लिख लो कि एक प्रजाति की विभिन्न जीवों के बीच असमानता, है ना, एक प्रजाति की विभिन्न जीवों के बीच असमानता। अब जैसे आप जाओ यहां से, घर से बाहर निकलो, आप अपने जैसा कोई एक भी व्यक्ति ढूंढ के दिखा दो, सेम टू सेम आपके जैसा हो, हाथ भी वैसा ही हो, है ना, और ऐसे मटक मटक कैसे चलता भी हो, है, ढूंढ के दिखा दो, दिखा दो भैया, दिखा दो, नहीं दिखा पाओगे। तो एक प्रजाति की विभिन्न जीवों के बीच जो असमानता है एक ही प्रजाति में, मानव जाति कितने करोड़ लोग हो गए हैं पृथ्वी पर। एनसीईआरटी बोलती है हर विश्व का हर 6वां व्यक्ति भारतीय है, उसमें भी तुम ढूंढ के नहीं दिखा पाओगे अपने जैसा। तो ये किसके कारण हो रहा है? तो ये विभिन्नता के कारण ही हो रहा है, ये वेरिएशन के कारण ही हो रहा है। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीव का ऐसा गुण, क्या है कि जीव का ऐसा गुण अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता को दर्शाते हैं। ठीक है, वेरिएशन को दर्शाते हैं, वो भिन्नता कहलाता है। ठीक है, भिन्नता दो प्रकार से होता है, एक शारीरिक कोशिका में विभिन्नता होता है। ठीक है, भिन्नता जो होता है वो दो तरीके से, एक होता है शारीरिक कोशिका में विभिन्नता, ठीक है, शारीरिक कोशिका में भिन्नता, एंड सेकेंड इज जनन कोशिका में विभिन्नता। जनन कोशिका में, जनन कोशिका कौन सी होती हैं? वो होती हैं शुक्राणु और अंडाणु। देखो, जैसे हाँ, जैसे मैं आ गया, ठीक है, अब मैं यहाँ टैटू बनवा लूँ, फिर अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऐसे कटवा लूँ, पेट निकला है पेट को कटवा लूँ, या जिम जाने लगूँ, मतलब शरीर की कोशिकाओं में मैं कुछ परिवर्तन कर रहा हूँ, तो ये अनुवांशिक नहीं होगा। जो शारीरिक कोशिका में विभिन्नता है वो अनुवांशिक नहीं होगा। जो भी मैं खुराफात करूँगा अपने शरीर के साथ ही करूँगा, ठीक है, शारीरिक कोशिका के साथ। उससे जो मेरा बच्चा पैदा, मतलब ठीक है, हाँ, मेरा बच्चा जो पैदा होगा वो सेम टू सेम हर इंसान के जैसा होगा, पूरे मानव समाज के जैसा ही होगा। जैसे सब बच्चे पैदा होते हैं सेम टू सेम वैसा ही पैदा होगा। ऐसा नहीं कि मैं अब जिम जाके खूब सिक्स पैक वगैरह निकाल लिया हूँ तो मेरा बच्चा भी सिक्स पैक सहित पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो सारी चीजें मैं कर रहा हूँ वो शारीरिक कोशिका पे कर रहा हूँ। ये जो वेरिएशन आ रहे हैं मेरे, वो शारीरिक कोशिका पे आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे अपना गाल कटवा लिया, ठीक है, कुछ को देखो बिल्कुल शरीर में मार नुचाते रहते हैं, बाल ऐसे वो करते रहते हैं, इंजेक्शन लगवाते रहते हैं स्किन के अंदर ताकि वो यंग दिख सकें, है ना। और लड़कियों को देखा जाए तो भैया वो तो उनके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट, इतने ब्यूटी प्रोडक्ट है, पता नहीं कितने, वो करोड़ों अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है ब्यूटी प्रोडक्ट वाली। इनको अपनी खूबसूरती पर भरोसा ही नहीं होता है। भाई भगवान ने तुम्हें जैसे बना दिया है, मानते हैं कभी कभार वो बात अलग है, लेकिन अगर तुम अपनी रियल ब्यूटी से खुश नहीं हो, जिस तरह तुम दिखती हो, जिस तरह तुम दिखते हो, उससे तुम खुश नहीं हो ना, तो तुम ब्यूटी प्रोडक्ट लगा करके थोड़े समय के लिए तो खुश हो जाओगे, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं तुम बहुत उदास हो जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। तुम्हें पता है आज भी मैं किसी भी क्रीम का उपयोग नहीं करता हूँ, आज भी मैं कोई साबुन वाबुन नहीं लगाता हूँ, बहुत कम, है ना यार। निखार जो होता है ना वो नॉलेज के दम पर आता है, वो कॉन्फिडेंस के दम पर आता है। तो निखार नॉलेज वाला लाओ, कॉन्फिडेंस वाला निखार लाओ, ऐसे मत लाओ, ऊपरी निखार मत लाओ जो अपने व्यक्तित्व को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, जिनको अपने आप पर भरोसा नहीं होता है, वही बाहर की चीजों को अट्रैक्ट करके अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कोई अच्छे कपड़े पहनेगा, कोई अच्छी गाड़ी खरीद के लाएगा, कोई सुंदर से टिप टॉप बन के आएगा ताकि लोग मुझे देखें। ठीक है,
और अगर तुमने अपने व्यक्तित्व को सुधार लिया, जैसे गांधी, अंबेडकर, देखो इनको, समझो इनकी जिंदगी से। ये कोई वो नहीं थे कि पार्लर में जाके मसाज करवाते थे, पार्लर में जाके 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये खर्चा करते थे। नहीं, एक नॉर्मल सा कपड़ा इसे ओढ़े चल दिए, और जिधर चल दिए पूरी दुनिया उधर चल दी, पूरा भारत उधर चल दिया, पूरी दुनिया इनसे डरती थी। तो यार ऐसा व्यक्तित्व बनाओ अपना, ऐसी पर्सनालिटी बनाओ, अपने आप को इंप्रूव करो, अपनी बाहरी कोशिकाओं को नहीं, अपनी शारीरिक कोशिका में विभिन्नता मत लाओ, अपनी जनन कोशिका में विभिन्नता लाओ। जनन कोशिका में विभिन्नता क्या होती है? शारीरिक कोशिका में विभिन्नता, जैसे कान का छेद करवा लेना। देखो कान का छेद बहुत दिनों से करवाया जाता है, लेकिन क्या आज तक कोई कान छेदा हुआ लड़का पैदा होता है? नहीं, है ना। ये जो अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनको ले कौन जाता है? तो वो जीन के द्वारा जाते हैं। किसके द्वारा? जीन के द्वारा। जीन की खोज जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जीन हमेशा जोड़े में होते हैं, ठीक है। जीन हमेशा कैसे होते हैं? जोड़े में। जैसे एक्स एक्स, ये कोई भी जीन है जोड़े में। जैसे हम मान लेते हैं ये जीन है शरीर का लंबा और करने वाला, तो वो जोड़े में है एक्स और एक्स, ठीक है। जीन हमेशा जोड़े में होते हैं, याद रखियो। इसके बाद जैसे कान छेदने वाली बात बताई मैंने आपको, है ना। अगर जनन कोशिका में कोई परिवर्तन हो गया, ठीक है, अगर कोई भी परिवर्तन जनन कोशिका में हो गया तो वो अगली पीढ़ी में रूपांतरित हो जाएगा, अगली पीढ़ी में समझ में आ जाएगा, देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर शारीरिक कोशिका में तुम कोई भी परिवर्तन करो तो अगली पीढ़ी में कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो जनन कोशिका में आनुवांशिक लक्षण आपके बदल जाते हैं, और शारीरिक कोशिका में जो लक्षण लिए जाते हैं उनको उपार्जित लक्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपार्जित लक्षण। यानी कि वो लक्षण उपार्जित, बाहर से वो लक्षण लिए गए हैं। कौन से? उपार्जित लक्षण, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे? देखेंगे आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रेगर मेंडल। पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे, ब्रून नामक शहर में रहते थे। ये चर्च में पादरी थे। इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया? तो इन्होंने मटर पर अपना प्रयोग किया। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? उसका नाम है पाइजम सैटाइवम। लिखो इसको अपने कॉपी में, नोट डाउन करो, है ना। पाइजम सैटाइवम। मटर में कितने लक्षण हैं? 7 लक्षणों को मेंडल ने बताया था, ठीक है। 7 विपरीत लक्षण थे मेंडल में, मटर में। मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना? क्योंकि मटर एक वर्षीय था, ठीक है। इसको आसानी से उगाया जा सकता था क्यारियों में, ठीक है। इसमें पर परागण और स्वपरागण आसानी से कराया जा सकता था। इसमें ढेर सारे विपरीत लक्षण भी देखने को मिल रहे थे, तो इसलिए मेंडल ने मटर को चुन लिया। और मेंडल एक ऐसे वैज्ञानिक है जिनको जीते जी कभी भी पुरस्कार, नाम, शोहरत नहीं मिला है, कभी भी नहीं मिला। ये अपने जीवन में यही कर ही रहे थे, मर भी गए, कोई नहीं जाना। बाद में इनको लोग जाने, बाद में इनको नोबेल प्राइज मिला, है ना। तो इसलिए एक चीज ये भी याद रखना कि जो तुम कर रहे हो, अगर तुम्हें कोई नहीं आसपास जान रहा है, या तुम कुछ बहुत बड़ा प्लान किए हो, कुछ किए जा रहे हो, कोई नहीं जान रहा है, तो बिल्कुल ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग, जैसे महान वैज्ञानिक मेंडल, इनको जीते जी कुछ मिला ही नहीं। जीते जी चर्च में पादरी नहीं थे, झाड़ू वाड़ू लगाते थे, पोछा ओछा करते थे बस। और जब मर गए तब इनकी वो पढ़ा, इनका सोचो आज हम इनको पढ़ते हैं भैया, सोच सकते हो कितने ये वो रहे होंगे। तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ज़्यादा अपने दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेंडल 2 प्रयोग करते हैं, एक है एक जीन की वंशागति, एक है द्वि जीन की वंशागति। मेंडल का 2 प्रयोग बहुत अच्छा है, जिसको मतलब 2 ही प्रयोग है इनका। एक संकर संकरण, एक संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और दूसरा है द्वि संकर संकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है।
जो मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसको हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं। हमें पता चला जीन जोड़े में होते हैं, ठीक है। और एक चीज और याद कर लो, देखो एक दो वर्ड और याद कर लो, समयुग्मजी, है ना। देखो जैसे ये दोनों कैपिटल एक्स हैं, ठीक है, ये दोनों समान युग्मक हैं। जब युग्मक समान होते हैं तो समयुग्मजी कहलाता है। और विषम युग्मजी क्या होता है? जब युग्मज असमान होते हैं। जैसे एक तो कैपिटल एक्स है लेकिन एक स्मॉल एक्स है, तो ये विषम युग्मजी हो गया और ये संकर हो गया, ठीक है। ये कैसी प्रजाति है? ये ऊपर वाली, तो ऊपर वाली बोलोगे भैया ये शुद्ध प्रजाति है, प्योर है ना, प्योर लंबी है। लेकिन नीचे वाली कैसी प्रजाति है? संकर प्रजाति है। चार चार, एक दो तीन चार, चार पॉइंट कंप्लीट हो गए। चलो देखो अब हेडिंग डाल लो, मेंडल का एक संकरण प्रयोग, ठीक है। बिल्कुल दोनों पहले देख लेते हैं। मेंडल के 3 प्रयोग थे, ठीक है। देखो यहीं पे देख लो, मेंडल के 2 प्रयोग जो थे, पहला प्रभाविता का नियम, ठीक है, और दूसरा पृथक्करण का नियम। ये दोनों जो प्रयोग हैं वो एक संकर संकरण पर आधारित थे। जो द्विसंकर संकरण पर आधारित प्रयोग है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेरिगेशन, ठीक है। बस अब ये दोनों नियम को पढ़ने का प्रयास करते हैं। हाँ, मेंडल मेंडल ओ मेरे मेंडल मेंडल, है ना। मेंडल बहुत अच्छे व्यक्ति थे। एक बार उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, भाई मिले, बताने लगे कि अरे अमन भैया कहाँ चले गए थे तुम। मैं भी रोने लगा, भावुक हो गया कि अरे मेंडल चाचा। सपने में मिले थे क्योंकि मेरे को सपने बहुत आते हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मली मर गए तो कहाँ से मिलेंगे, है ना। एक संकर संकरण प्रयोग डालो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट है यार, वही तो मैं कह रहा हूं, इंडिपेंडेंट कहाँ गया, डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट। डालो पृथक्करण का नियम। मेंडल ने पृथक्करण के नियम में मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच में क्रॉस करवाया। लिखो, मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच में क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में उसे सभी संकर लंबे पौधे ही प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी में केवल 2 लक्षण ही देखने को मिले। जो लक्षण देखने को मिलता है, जो लक्षण अपना प्रभाव दिखाता है, वो लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है। और जो लक्षण होते हुए भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है, ठीक है। एक डोमिनेंट करेक्टर, एक रेसेसिव करेक्टर, ठीक है। तो देखो हमने बोला एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे, तो मेंडल ने लिया शुद्ध लंबा पौधा, इसके युग्मक थे कैपिटल टी। फिर मेंडल ने इसका विपरीत पौधा लिया शुद्ध बौना, स्मॉल टी, ठीक है। जो विपरीत होता है वो स्मॉल में चला जाता है, ठीक है। अब ये जीन जोड़े में थे, इसके युग्मक को अलग करो, कर दिए। या तो इस टी को इन दोनों टी के साथ मिलाओ, इस टी को इन दोनों टी के साथ मिलाओ। किरण आरेख ऐसे खींचा जाता है। लिखो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इधर लिखो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इधर ऐसे लिखो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इधर ऐसे लिखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। या तो फिर ऐसे कर लो, ये पुनेट का चकरबोर्ड बना लो 4, एक इधर लिखो कैपिटल टी, इधर भी लिखो स्मॉल टी, फिर इन दोनों को आपस में मिलाओ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर मिलाओ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इधर कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मान लेते हैं नर है, ये मादा है, ठीक है। तो ये कौन सी पीढ़ी है? ये है F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में जो ये पौधे प्राप्त हुए 4 हमको, ये कैसे पौधे हैं? तो ये संकर लंबे पौधे हैं। ये शुद्ध लंबे पौधे नहीं हैं, ये संकर लंबे पौधे हैं। यहां पर 2 लक्षण हमें देखने को मिला। पहला प्रभावी लक्षण, यानी कि जो लंबा है, ये लंबा वाला गुण वो प्रभावी है, जो बौना है वो अप्रभावी है। जो भी लक्षण
जो भी गुण अपना लक्षण प्रकट कर रहा हो वो प्रभावी लक्षण कहलाता है। ठीक है, तो F1 पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। एक होता है जीनोटाइप, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक होता है फिनोटाइप। ये लिखने के लिए भी दे दिया जाता है भैया। देखो, जब पौधे, ये देखो पौधा था लंबा, ये पौधा था बौना, लेकिन यहाँ पे जो भी पौधे हुए वो सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। बौने का गुण भी है उनके अंदर, लेकिन सभी लंबे पौधे हैं। ठीक है, तो जीनोटाइप, फिनोटाइप क्या होता है? सबसे पहले जीनोटाइप देखते हैं। जीनोटाइप, जब हम इसके अंदर, यहाँ पे कोई चाचा खड़ा है, वो देख के बता रहा है, उसको नहीं मानेंगे। कोई वैज्ञानिक इसके अंदर घुसा, इसके डीएनए में देख करके बताया कि भैया ये आधा लंबा है आधा बौना है। ठीक है, यानी कि जीनोटाइप वो होता है कि जीन के अंदर घुस करके, जीन के लेवल पर जा करके चीजों को देख करके बताना, वो होता है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप बताया गया कि सभी लंबे पौधे नहीं हैं। ठीक है, कैसे हैं? संकर लंबे पौधे हैं, संकर लंबे पौधे। ठीक है, अब फिनोटाइप क्या हुआ? फिनोटाइप, चचा बाहर खड़े थे, इनसे पूछा गया बताओ ये सब पौधे कैसे दिख रहे हैं? बोला लंबा। तो सभी पौधे क्या हैं? लंबे। जब उस पौधे या जीव के बाहरी आवरण को देख करके, बाहरी शरीर को देख करके, बाह्य रूप को देख करके बता दिया जाता है, तो वो होता है आपका फिनोटाइप, है ना, बाहर से देख करके बताया गया। और जो अंदर जीन के लेवल पर घुस करके बताया गया वो हुआ जीनोटाइप। तो F1 पीढ़ी में मेंडल शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराया, तो F1 पीढ़ी में उन्हें संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। यहाँ पर दो लक्षण देखने को मिले, एक प्रभावी और एक है अप्रभावी। जो कैपिटल टी है वो प्रभावी लक्षण है, जो स्मॉल टी है वो अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, फिर मेंडल ने क्या किया? मेंडल देखें कि हमको एक तो मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, एक मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें नर और मादा। तो जो मेंडल का दूसरा नियम है, लॉ ऑफ सेरिगेशन, है ना, पृथक्करण का नियम, देख लो यहीं लिख दिया, लिख लेना। लॉ ऑफ सेरिगेशन, पृथक्करण का नियम, मेंडल ने क्या किया कि F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का आपस में स्वपरागण करा दिया, आपस में ही परागण करा दिया। कराओ इसको, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब मेंडल ने F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का स्वपरागण कराया, तो F2 पीढ़ी में, देखो ये F1 पीढ़ी है, क्या है F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी में लक्षण अलग अलग हो गए। क्या हो गए? F2 पीढ़ी में लक्षण अलग अलग हो गए। इसी को पृथक्करण का नियम, इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। मेंडल का जो सेकंड लॉ है उसको पृथक्करण और युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। कराओ इसको, इससे मिलाओ क्या आया? कैपिटल टी, कैपिटल टी। इससे मिलाओ क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे मिलाओ क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे मिलाओ क्या आया? स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर अगर तुम इसका जीनोटाइप निकालोगे या फिर इसका तुम फिनोटाइप निकालोगे, जीनोटाइप अगर निकालोगे तो देखोगे कि एक पौधा शुद्ध लंबा है, दो पौधे संकर लंबे हैं और एक पौधा शुद्ध बौना है। ठीक है, शुद्ध लंबा शुद्ध बौना, दो पौधे संकर लंबे थे। अगर फिनोटाइप देखोगे तो ये सभी पौधे आपको लंबे दिखेंगे, तीनों पौधे। ये वाला पौधा आपको बौना दिखेगा। तो जो फिनोटाइप होगा वो 3:1 के अनुपात में लक्षण प्रकट करता है। 3:1 के अनुपात में लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये डाटा आपको याद रखना होता है। याद क्या रखना है? जब इसको बनाओगे तो निकल आएगा। ये बिल्कुल सिंपल है, 2 बार इसको समझ लोगे पूरी जिंदगी के लिए, बुढ़ापे तक के लिए तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, खत्म है, मिटा दूं इसको मैं? बताओ, लिख लो। तो मेंडल के पृथक्करण के नियम में क्या है कि F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को जब मेंडल आपस में स्वपरागण कराते हैं तो F2 पीढ़ी में उन्हें सभी लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग देखने को मिलते हैं। यह था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी हम लोग देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस।
मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकर संकरण प्रयोग इसमें क्या किया? द्विसंकर संकरण मेंडल ने उसमें एक जोड़ी लक्षण जोड़े में होते तो एक जोड़ी विपरीत लक्षण लिया था, लेकिन इसमें मेंडल दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण करवाया। कितना? तो इसमें दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच में संकरण करवाया। दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे। पहला जोड़ी क्या था? पहला जोड़ी था गोल, गोल जिसको कैपिटल आर से, ठीक है। अब अगर गोल पहला जोड़ी है तो इसका विपरीत लक्षण क्या होगा? इसका विपरीत लक्षण क्या होगा? वो होगा झुर्रीदार, स्मॉल आर। राउंड है तो ये हुआ व्रिकल्ड, ठीक है। आर शब्द का प्रयोग राउंड से किया गया। और झुर्रीदार में स्मॉल आर क्यों किया जाता है? क्योंकि ये नियम है कि अगर गोल को कैपिटल आर से प्रदर्शित करोगे तो उसका जो विपरीत लक्षण होगा उसको उसका स्मॉल कर दोगे, ठीक है, ताकि समझने में आसानी रहे। इसके बाद गोल के साथ, गोल तो एक जोड़ी लक्षण हुआ, एक जोड़ी लक्षण उसका विपरीत लक्षण। फिर गोल के साथ मेंडल लेते हैं पीला। क्या लेते हैं? पीला, कैपिटल वाई। फिर इसका विपरीत लक्षण क्या लिए? वो लिए हरा, स्मॉल वाई। तो अब मेंडल दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच संकरण करवा रहे हैं। अभी तक क्या था? अगर गोल है झुर्रीदार है, दोनों करवा दिए, गोल और झुर्रीदार, पीला विला नहीं करवाए। लेकिन अब गोल के साथ पीला भी है। देखो पौधा कैसे लिए? गोल पीला बीज पत्र वाले पौधे, ठीक है, गोल पीले बीजपत्र वाले पौधे, कैपिटल आर वाई। फिर इधर मेंडल क्या लिया? फिर इधर मेंडल लिए झुर्रीदार हरा बीजपत्र वाले पौधे, स्मॉल वाई। मेंडल ने इतना लिया। यहां से यदि हम युग्मक को निकालेंगे तो कैपिटल वाई निकलेगा। यहां से यदि हम युग्मक को निकालेंगे तो स्मॉल वाई निकलेगा। हमें एक युग्मक चाहिए, ठीक है। ये क्या है हमारे? तो ये हमने निकाल लिया युग्मकों को, ठीक है। अब इन युग्मकों को हम मिला देते हैं F1 पीढ़ी में, ठीक है। F1 पीढ़ी में जब हम इन युग्मकों को मिलाते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ जुड़ेगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ जुड़ेगा। ये है F1 पीढ़ी, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन। F1 को क्या बोलते हैं? फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी। समझ रहे हो? F1 पीढ़ी में कैसे पौधे हैं? तो ये है संकर गोल पीले बीजपत्र वाले पौधे, है ना। कैसे हैं? संकर गोल पीले बीजपत्र वाले पौधे, कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यही जो पौधे मिले हैं इनका आपस में स्वपरागण कराया गया, ठीक है। स्वपरागण कैसे कराया गया? देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्वपरागण कराओगे अलग होगा। कैपिटल वाई स्वपरागण कराए, फिर इधर भी ऐसे ही करा दो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसको इससे मिलाओ, कैपिटल वाई, फिर इससे कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इससे मिलाओ स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इससे स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम टू सेम इधर भी होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये जो हमको चारों मिले हैं F2 पीढ़ी में, ठीक है, इन्हीं F2 पीढ़ी में जो संकर जो हमें ये मिले हैं इनको हमको निकालना होगा। तो अगर ग्राफ बना के निकालेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, मुश्किल भी पड़ेगा। तो इसलिए हम सहारा लेते हैं पुनेट का चकर बोर्ड। किसका सहारा लेते हैं? तो अपन लोग सहारा ले लेते हैं पुनेट का चकर बोर्ड, ठीक है।
तो पुनेट के चकर बोर्ड से हम इसको निकाल देते। कैसे? देखो, इसको मिटा दूं यहां पे, इसी जगह बना देता हूं मैं, फिर आपको भरना है। ठीक है, पुनेट के चकर बोर्ड में हम 8 खाने ले लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब ये वाले लक्षण इधर रखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर इधर सेम टू सेम, फिर इधर लिखो। अब इनको आपस में मिलाओ, इसको मिलाओ, क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, फिर मिलाओ कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर मिलाओ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इनको ऐसे ही मिलाना होता है। कैपिटल आर बिल्कुल भैया सिंपल है ये, ठीक है, मुझे नहीं लगता इससे सिंपल कुछ भी होगा। इसको मिला डालो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, कैपिटल वाई है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, इसमें कैपिटल वाई है ना, देखो कैपिटल वाई, फिर देखो मिलाओ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। देखो ये लक्षण कैसा है? तो ये लक्षण है कि आर और आर मतलब गोल है और वाई मतलब पीला है। हमें फिनोटाइप देखना है, जीनोटाइप नहीं देखना। हमें क्या देखना है? इसका फिनोटाइप बाहर से। ठीक है भैया, ये गोल है, ये पीला है, तो इसमें 9 लक्षण मिलेंगे गोल और पीले। किसके? गोल और पीले। देखो ये गोल पीला, 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 गोल पीला नहीं है ये गोल है लेकिन स्मॉल वाई है, गोल हरा है। ठीक है, फिर देखो गोल पीला, फिर गोल पीला, फिर गोल पीला। ठीक है, कितने गोल पीले वाले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज्यादा हो गए क्या यार? एक गलत हो गया कहीं। गोल पीला, कैपिटल आर, गोल पीला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल वाई, गोल पीला ये भी है यार, गोल पीला ये भी है। एक इसी जगह कुछ कहीं गलती हो रही, कहीं मिस्टेक हो रही, सिली मिस्टेक है, छोटी सी। गोल पीला, ये देखो, हाँ ये स्मॉल वाई है यहाँ पे भैया। कैपिटल आर नहीं नहीं नहीं, ये गोल पीला क्यों ले लिए भैया? ये देखो, ये दोनों स्मॉल में है ना, स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई है, ये गोल पीला है ही नहीं है, ये हरा है। क्या है? हरा है, देख लो देख लो, छोटी सी मिस्टेक, ये हरा है और यहाँ पर ये भी हरा है, गोल और हरा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमें मिले गोल पीला। अब हरा देखो, 1 2 3, 3 हमें मिल गए गोल और हरा। क्या मिल गए? गोल और हरा। फिर हमको क्या देखने को मिला? स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार और पीला। क्या है? झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। 3 पौधे हमें मिले झुर्रीदार पीले के और 1 पौधा हमें मिला झुर्रीदार हरा का। तो ये हुआ 9:3:3:3:1। तो मेंडल ने अपने तृतीय नियम में, जिसको मेंडल ने बोला स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, उस नियम में मेंडल 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच क्रॉस करवाते हैं, गोल और पीला बीजपत्र वाले पौधे के विपरीत जोड़ी लक्षण के बीच क्रॉस करवाते हैं, तो उन्हें F1 पीढ़ी में यही सब देखने को मिलता है। 9:3:3:1 के अनुपात में लक्षण देखने को मिलता है। यह था मेंडल का थर्ड लॉ, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिखना चाहो तो लिख लो।
है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर देखो यहाँ पे अगर तुम्हें ना समझ में आया हो मेंडल का नियम, मुझे तो उम्मीद है पहले तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग मेरे से कई दिनों से जुड़े हैं, कई सालों से जुड़े हैं, तो मैं कई बार मेंडल का नियम पढ़ाया हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी से पढ़ाया हूँ क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है ना, एक एक चीज़ें मैं डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो बहुत लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा, और लॉन्ग लेक्चर मैंने दिए हैं। अगर ना दिया होता तो मैं डिटेल से पढ़ाता, ये मेरा दायित्व है। तो मेंडल का जो तृतीय नियम है भैया ये खत्म हुआ। अब देखते हैं मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण, हमें पता है मानव के अंदर नर होता है, मादा होता है। नर के अंदर क्रोमोसोम XY होते हैं, मादा के अंदर XX होते हैं। हमें पता है, आपको नहीं पता होगा तो देख लेना, गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अलिंग गुणसूत्र और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। 46 गुणसूत्र होते हैं, कितने? 46, जिसमें से 44 गुणसूत्र अलिंग होते हैं, ये सब में समान होते हैं, इनको ऑटोसोम बोलते हैं, है ना। आपके आंख, कान, बाल, इसका शरीर का अंग का इसका निर्माण करना अलिंग गुणसूत्र का काम है, 44। लेकिन जो दो गुणसूत्र होते हैं, दो मतलब एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, और ये 22 जोड़ी, 22 जोड़ी हमारे पास अलिंग गुणसूत्र होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, और एक जोड़ी होता है लिंग गुणसूत्र। ठीक है, एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र मेल है, और अगर फीमेल है तो मेल का लिंग गुणसूत्र XY है, फीमेल का XX है। ठीक है, देखो एक जोड़ी हो गया ना, एक जोड़ी दो गुणसूत्र हैं इसमें। ठीक है, तो अगर मानव में लिंग निर्धारण देखा जाए तो सबसे पहले तो आपने लिखा 44 XX XY, तो लिख लिया लिंग गुणसूत्र के बारे में। फिर इसमें ऐड कर लो 44 प्लस XY, है ना, फिर 44 प्लस XX, अलिंग गुणसूत्र को भी ऐड कर लो। बाकी नहीं ऐड करना चाहते तो इसको हटा के ऐसे न ऐसे वाला ग्राफ बना दो, मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है, अब इसका अर्धसूत्री विभाजन करोगे आप। ठीक है, क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। गुणसूत्र आधे आधे बटेंगे, आधे आधे बटेंगे, क्योंकि इसमें इसके पास 46 गुणसूत्र हैं, इसके पास भी 46 हैं। इस जो युग्मक बनते हैं, जो नर के अंदर शुक्राणु होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, तो करो आधी, 44 का आधा 22 प्लस क्या हुआ x, फिर इधर करो क्या बचा 22 प्लस y, इधर देखो 22 प्लस x, क्या आया 22 प्लस x। अब गुणसूत्र आधे आधे हो गए हैं। ठीक है, ये एक शुक्राणु है 22 प्लस x वाला, ये भी एक शुक्राणु है, ये एक अंडाणु है, ये एक अंडाणु है। अब ये शुक्राणु अंडाणु कौन किस में मिल जाए, कौन क्या बनाने लगे, ये तो डिपेंड करता है वो सिचुएशन कैसी है, डिपेंड करता है ये क्रिया कब हो रही है। अब मिलाते हैं, तो अगर ये वाला शुक्राणु इस अंडाणु से मिलेगा तो क्या बनेगा, 22 22 होगा 44, अलिंग गुणसूत्र सब में सेम है। ये यक्स इससे मिलेगा तो क्या बनेगा XX मतलब क्या होता है, तो वो होती है फीमेल, लड़की, मादा। ठीक है, अगर ये 22 गुणसूत्र इससे जाके मिलेगा तो क्या बनेगा, युग्मनज। युग्मनज में 44 प्लस इसका x उसका x, XX, फिर बना फीमेल। अगर ये वाला शुक्राणु इस अंडाणु से मिला, क्या बना 44 प्लस XY क्या है, मेल है, इसका Y अगर फिर महिला के X से मिला तो क्या बना 44 प्लस XY मेल बना। तो 50% चांसेस हैं कि लड़की पैदा होंगी और 50% चांसेस हैं कि लड़के पैदा होंगे। ये डिपेंड करता है आपके स्पर्म के ऊपर। यानी कि देखो महिला का सेम है x और x, उसको जो दे दोगे वो बनाने लगेगा। नर का अगर x इससे x से मैच करेगा तो x बनेगा, यानी कि लड़की पैदा होगी, और अगर नर का y इसके x से मैच करेगा तो x और y यानी कि लड़का पैदा होगा। इसलिए लड़की और लड़के पैदा होने के लिए डिपेंड करता है कौन, पुरुष।
पुरुष जिम्मेदार होता है कि उसके पेट के अंदर पल भ्रूण मतलब गर्भाशय के अंदर पल रहा बच्चा लड़की होगी कि लड़का होगा, ये कौन डिपेंड करता है? तो आज से बताओगे कि पुरुष डिपेंड करता है। महिला की कोई डिपेंडेंस नहीं होती है, महिला कुछ भी नहीं इसके बारे में जानती है वो, ठीक है, कि कौन सा बच्चा पैदा वैदा हो रहा है। अब यहां पे जैसे देखते हैं, यहां पे देखो ये किरण आरेख बना लिए। यहां पे बोलते थे लिंग सहलग्न रोग होते हैं, लिंग सहलग्न रोग। यहां पे एक है वर्णांधता और एक है हीमोफीलिया। देखो दोनों के बारे में जान लो। वर्णांधता में क्या होता है कि इसको रेड और ग्रीन कलर पहचान में नहीं आता है ना, इसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। और जो हीमोफीलिया होती है, इसको रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती वर्णांधता वाले व्यक्ति को। हीमोफीलिया को क्यून डिजीज बोलते हैं, क्योंकि जो रानी विक्टोरिया थी, रानी विक्टोरिया के कुछ संतानों में हीमोफीलिया का लक्षण देखने को मिला। हीमोफीलिया में क्या होता है, विटामिन के की कमी होती है ना, विटामिन के, जिससे क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। जैसे आप कहीं टहल रहे हो, आपके हाथ में कोई कट लग गया, बाइक से गिर गए, साइकिल से गिर गए, पता लगा बबलू से लड़ाई हो गई तो बबलू तुम्हें कूट दिया खूब का मतलब अच्छे से, है ना, बल भर कूटा बबलू, तो तुम्हारे ऊपर खून निकलने लगा। थोड़ी देर बाद देखते हो खून जम जाता है, जम जाता है। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा हीमोफीलिया जिसको रोग होता है उसको खून जमता ही नहीं, अगर वो निकलने लगा तो निकलने ही लगा, ठीक है। जो एंटीकोगुलेट एजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, जो थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन जो हमारे खून का जमाव करते हैं, खून का थक्का बनाते हैं, जब वही नहीं रहेंगे तो खून जमेगा कैसे? और जब खून जमेगा नहीं तो खून निकलता रहेगा, वही रोग को बोलते हैं हम हीमोफीलिया, ठीक है। तो ये था भैया आपका लिंग सहलग्न रोग हीमोफीलिया के बारे में। यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे देखो ये इसको मिटा दूं मैं, देख लो आप लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन देखो कैसे पूछ लेते हैं। किरण आरेख हीमोफीलिया में बनाने के लिए आ जाता है, अब बोल देता है कि चलो बनाओ हीमोफीलिया। इसमें यार आप लोगों में, हाँ हाँ भैया रुको, देखो ब्लड वाला भी समझो, पहले हीमोफीलिया समझा देता हूँ फिर ब्लड समझा देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे हीमोफीलिया को हम ऐसे डिनोट कर लिए स्मॉल एच से, है ना, वर्णांधता को डिनोट कर लिए सी से। एक नर है, नर के अंदर हीमोफीलिया है, क्या है, नर के अंदर हीमोफीलिया है। तो नर के अंदर अगर हीमोफीलिया होगी तो वो दोनों गुणसूत्रों पर होगी, दोनों जीन पर होगी, है ना, दोनों जीन पर। तो लिखो यच और यच, और उसकी शादी किसी सामान्य महिला के साथ होती है तो क्या होगा? करो इसको, युग्मकों को अलग करो, एच एच, इधर करो एक्स एक्स, मिलाओ युग्मकों को, क्या बना, एक्स एच एक्स, एच मतलब हीमोफीलिया याद रखना, एक्स एच एक्स, ठीक है। फिर इधर क्या बना, एक्स वाई बना, लेकिन इसके पास यच क्रोमोसोम के अंदर गुणसूत्र है हीमोफीलिया का, ठीक है। फिर इधर देखो एक्स वाई एच। तो इसकी जो महिलाएं हैं, क्या है, इसकी जो महिलाएं हैं वो वाहक का कार्य करेंगी। किसका कार्य? वाहक का। क्योंकि अगर इनके दोनों गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित होगा तभी ये रोगी होंगी, नहीं तो इन पर लक्षण है लेकिन ये इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है वो। लेकिन जो यहां पे जो लड़के पैदा हुए हैं वो भी वाहक ही हैं, क्या है, वो भी वाहक हैं। यानी कि अगर हीमोफीलिया वाले व्यक्ति की शादी सामान्य महिला से कराई जाती है तो लड़के और लड़कियां सभी वाहक होते हैं, है ना। और अगर देखो ये वाहक है, स्त्री वाहक है, अगर वाहक स्त्री की शादी एक सामान्य पुरुष से करा दी जाए तो क्या होगा? फिर भी कुछ नहीं होगा, वही लक्षण थोड़ा सा देखने को मिलेगा। इससे कराओगे तो क्या होगा, एक्स एक्स एच, फिर इससे कराओ क्या होगा, एक्स एक्स, इससे कराओगे क्या होगा, एक्स वाई, और एक्स में है एच हीमोफीलिया, फिर इससे एक्स वाई, यानी कि दो लक्षण देखने को मिला, एक स्त्री वाहक हो सकती है, एक नर वाहक हो सकता है।
बाकी लड़के स्वस्थ होते हैं। हीमोफीलिया, इसी तरह कलर ब्लाइंडनेस का भी आपको ग्राफ देखने को मिलता होगा, है ना। कलर ब्लाइंडनेस क्या होगा कि अगर बोल दिया जाए कि अगर एक महिला, है ना, एक महिला एक कलर ब्लाइंडनेस वर्णरांधता की वाहक है, रोगी नहीं है, वाहक है। गुणसूत्र होता है XX, वाहक मतलब C एक ही गुणसूत्र पर है, वाहक है। अगर दोनों गुणसूत्र पर होगा तो वो रोगी हो जाएगी। उसकी शादी सामान्य नर के साथ कराई जाती तो क्या क्या होगा, XCX, इसमें X और Y, इसमें देखो क्या होगा XX, ये एक लड़की पैदा हुई, XX क्या होती है, लड़की, लड़की कैसी हुई, वाहक हुई। फिर इधर XCY, ये लड़का रोगी हो गया, है ना। फिर XX, फिर ये XY, तो इसमें से 50% बच्चे सेफ रहेंगे और 50% बच्चे में 25% लड़कियां वाहक हैं और 25% लड़के आपके रोगी हैं, है ना। ये हुआ। अगर रक्त वाले सवाल देखे जाएं, देखो यहां पे रक्त वाले सवाल भी समझने के ऊपर है। ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप ABO प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O, ठीक है। रक्त समूह की खोज कॉलरलैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ब्लड ग्रुप A का, यदि इनका सभी का हम जीनोटाइप देखें तो क्या होगा, वो होगा IA IA या फिर होगा IA IO। ब्लड ग्रुप बी का IB या फिर IB IO। ब्लड ग्रुप AB का IA IB। ब्लड ग्रुप O का IO IO। बस यही होता है जीनोटाइप। अब यदि हम बोल दें कि ब्लड ग्रुप AB वाले व्यक्ति की शादी ब्लड ग्रुप O से कराई जाती है, एक नर है एक मादा है, नर का ब्लड ग्रुप AB है, मादा का ब्लड ग्रुप O है, उसकी शादी कराई जाती है, तो बताइए कौन कौन से बच्चे प्राप्त होंगे। तो इसका जीनोटाइप निकालो, क्या होगा, IA IB, इधर निकालो IO IO, मैच कराओ इसको, IA IO, इससे IA IO, फिर इससे IB IO, फिर इससे IB IO। अब ये जीनोटाइप जो आया है इसको मैच कराओ, ऊपर से कहीं मैच कर रहा है, तो IA IO मतलब ब्लड ग्रुप BG A ब्लड ग्रुप है, और IB IO मतलब BG B ब्लड ग्रुप है। तो जो बच्चे हैं इस नर और मादा, यदि नर का ब्लड ग्रुप AB है, आपका ब्लड ग्रुप AB है और आपकी गर्लफ्रेंड का ब्लड ग्रुप O है, दोनों की शादी होती है तो आपके बच्चे में ब्लड ग्रुप या तो A होगा या फिर B होगा। 50% चांसेस हैं कि ब्लड ग्रुप A होगा और 50% चांसेस हैं कि ब्लड ग्रुप B होगा, है ना। वो डिपेंड करेगा शुक्राणुओं के ऊपर, है ना। क्वेश्चन मेरा बताओ कि यदि एक मेल की शादी मेल A ब्लड ग्रुप वाला है और फीमेल O ब्लड ग्रुप वाली है तो उसके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से दीजिए, ठीक है। क्या करिए, जल्दी से दीजिए। चलिए मिटा दूं इसको मैं। अब देखते हैं जैव विकास के बारे में। जैव विकास मतलब हम समझते हैं कि जीवों का विकास कैसे हुआ है, ठीक है। तो जब जैव विकास की बात आती है तो सबसे पहले एक नाम याद आता है, जो नाम है डार्विन, ठीक है। चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन 22 वर्ष की उम्र में ही एक जहाज MHS बीगल, ठीक है, एक जहाज थी जिसका नाम, समुद्री जहाज थी, है ना, जहाज वो मत समझ लेना उड़ने वाली जहाज, है ना, समुद्री जहाज थी जिस जहाज का नाम था MHS बीगल। बीगल नामक जहाज में 22 वर्ष की उम्र में डार्विन सफर करते हैं और दक्षिण अमेरिका, गैलोपोगस द्वीप, बहुत ढेर सारी जगह पर घूम करके वो जैव विकास को समझते हैं। आखिरकार समझते हैं कि जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ है। इस चीज को समझने के लिए डार्विन लगातार घूमते, 4-5 सालों की यात्रा डार्विन करते हैं, 5 सालों की। वहां से यात्रा करने के बाद डार्विन एक नियम बताते हैं, वो है
प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ठीक है, डार्विन अपनी एक पुस्तक भी लिखते हैं जिस पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। डार्विन जो अपनी पुस्तक में बताते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन बताते हैं कि प्रकृति चयन करती है कि किस जीव को यहां पर रहना है, किस जीव को यहां पर नहीं रहना है। कौन चयन करती है? तो प्रकृति चयन करती है। जैसे डार्विन बताते हैं कि हरी हरी झाड़ी थी, हरी हरी झाड़ी, उस झाड़ी में लाल लाल फिंच रहता था, है ना, भ्रंग रहता था, बीटल रहता था। भ्रंग जाते हो, हरी, इमेजिन करो, आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि तुम जंगल में हो, नीचे हरी हरी झाड़ियां दिख रही हैं, वहां पर लाल लाल फिंच हैं। तो हरे में लाल दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो एक कौवा वहां रहता है, वो कौवा लाल लाल फिंचों को उठा के खा रहा है, उठा के खा रहा है, देखो खा रहा है। तो क्या हुआ, उन लाल वाले फिंचों के अंदर, जो फिंच नहीं सॉरी भ्रंग, उस लाल वाले भ्रंग के अंदर एक उत्परिवर्तन होता है और उसी लाल से हरे भ्रंग का निर्माण हो जाता है, हरे बीटल का। तो लाल भी हो गए, हरे भी हो गए। अब हरा बीटल हरे पौधे में देखना मुश्किल। धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रकृति द्वारा, कौवे के द्वारा सभी लाल बीटल को खा डाला गया और हरा बीटल कौवा देखा ही ना पाता, तो हरे बीटल की प्रजाति बन गई। तो एक नई प्रजाति हो गई, है ना। इसका चयन किसने किया? तो इसका चयन प्रकृति ने किया। यह सिद्धांत इन्होंने दिया। एक वैज्ञानिक इन्हीं के साथ और आते हैं, वो है लैमार्क। लैमार्क का सिद्धांत है अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। ठीक है, लैमार्क बताते हैं कि जो भी जीव है वो अपने जिस अंग का जितना प्रयोग करेगा वो उतना शक्तिशाली, उतना अच्छा, उतना मजबूत उसके अगली पीढ़ी में हो जाएगा। और लैमार्क का एक लक्षण है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो ये लैमार्क जो अपनी बातें बताते हैं वो लैमार्कवाद हुई, और जो डार्विन अपनी बातें बताते हैं वो डार्विनवाद हुई। लैमार्क ने भी एक पुस्तक लिख डाली, डार्विन ने भी लिखी, लैमार्क ने लिख दी। लैमार्क की पुस्तक का नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक। क्या नाम है लैमार्क की पुस्तक का? तो लैमार्क की पुस्तक का नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक। अगर आपसे पूछा जाए, अभी मैंने बोला ना उत्परिवर्तन हुआ, उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जीन में अचानक से परिवर्तन हुआ, उसके द्वारा पूरी जाति ही पलट गई, पूरी जाति ही बदल गई। अब लाल वाले बीटल भ्रंग के अंदर थोड़ा सा उत्परिवर्तन हुआ और हरी जाति का निर्माण हो गया। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। ठीक है, किसने दिया? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। अब लोग समझने लगे, देखो एक थे हेल्डेन, जेबीएस हेल्डेन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जो ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है। इस पर ब्रिटिश के वैज्ञानिक जेबीएस हेल्डेन विचार विमर्श कर रहे थे, लगे हुए थे, परेशान थे कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हेल्डेन ने एक स्टेटमेंट पास करते हैं और बताते हैं कि पृथ्वी का उस समय का वातावरण वर्तमान वातावरण से भिन्न था। जिस प्रकार का अभी वातावरण है उस समय पृथ्वी का वातावरण नहीं था जब जीवों का विकास हो रहा था, है ना। और अगर आप देखोगे तो कई लोग अपने अलग अलग कई तरीके का राय देते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति, किसी ने कहते भगवान ने कर दी, किसी ने कहता है अल्लाह ने कर दी, कोई कहता है जीसस ने किया, कोई भी किया, ऐसे बताते रहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक इसके पीछे रियल लाइफ में एग्जाम्पल कर करके देख के प्रूफ करते हैं, एग्जैक्ट बताते हैं कि हाँ भैया इसकी वजह से हुआ होगा। इतना मेहनत करने के बाद भी देखो, जिस काम में मेहनत लगती है, जिस काम जो सभी लोग हैं ना, आम लोग हैं, उन सभी लोगों को क्या चाहिए?
बिल्कुल सिंपल चाहिए, जितना आसान उनके लिए कर दो उतना आसान वो फिट हो जाएंगे। लेकिन जो वैज्ञानिक रियल लाइफ में मेहनत करते हैं, वो मेहनत कर करके एक्सपेरिमेंट कर करके, पता लगा पूरी जिंदगी एक्सपेरिमेंट कर डाले, लास्ट में उनको कुछ मिला ही नहीं। बहुत ढेर सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, कोई एक दो नहीं है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, जो पूरे पूरे मतलब पूरी जिंदगी अपने खोज कर रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे। अब बाद में उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा, कुछ भी नहीं मिला उन्हें, ना ही नाम, ना ही प्रसिद्धि, ना ही कोई खोज, कुछ भी नहीं मिला। इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे ज्यादा फड़फड़ाने से कुछ भी हो जाने वाला है। तो ये सब बहुत गलत है, गलत सोच है तुम्हारी। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति में डार्विन बता दिए थे कि पृथ्वी पर सरल जीवों से ही जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास हुआ है। ठीक है, फिर आता है 1953 की बात है, कब? 1953। तो 1953 में मिलर और यूरे दो प्रयोग करते हैं। उस प्रयोग का नाम है मिलर और यूरे का प्रयोग। उस प्रयोग में मिलर और यूरे आद्य वातावरण को उत्पन्न करते हैं, उसमें मेथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और ऑक्सीजन को डालते हैं। फिर देखते हैं उससे ग्लाइसिन, है ना, और ढेर सारे कार्बनिक तत्व बनते हैं। तो मिलर और यूरे ने ये बताया कि आद्य वातावरण में जब सबसे पहले पृथ्वी का उद्भव हो रहा था, तो उस समय पृथ्वी पर जो जीवों का विकास हुआ है वो जल में हुआ था। कौन से जल में? समुद्री जल में। सबसे पहले जीव, अकोशिकीय जीव, सबसे पहले आरएनए और प्रोटीन का निर्माण हुआ होगा, मिलर ने ये बताया। ठीक है, मिलर ने अपना ये बता दिए। यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ना चाहिए आपको, मिटा दूं इसको मैं। समजात अंग और समरूप अंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। समजात अंग जिसको बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन, और दूसरा है समरूप अंग। एनालॉगस ऑर्गन। समजात अंग क्या होते हैं? सबसे पहली चीज हम समझते हैं, समजात ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में समान होते हैं। किसमें? तो संरचना और उत्पत्ति में समान है, मतलब जिस प्रकार वो बने हैं, जिस प्रकार उनकी संरचना है, वो बिल्कुल समान है। लेकिन 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 मेरे दोस्त, उनका कार्य भिन्न भिन्न होता है, समजात अंग कहलाते हैं। क्या होता है? उनका कार्य भिन्न भिन्न होता है। जैसे पंछी का अगला वाला पैर, ठीक है, और मानव के हाथ। जैसे मानव का अगला हाथ, ये हाथ है हमारा, कुत्ते का अगला वाला पैर, मानव के अग्रपाद और चीते के अग्रपाद। ठीक है, जैसे मानव व कुत्ते है ना, मानव व चीते के अग्रपाद। ठीक है, मानव का जो हाथ है, ठीक है, अग्रपाद है, वो देख लो बिल्कुल सब हड्डी वड्डी सब सेम है, मानव में चीते में भी। लेकिन मानव अपने हाथ का प्रयोग किसी और काम के लिए करता है, लेकिन चीता उसी हाथ का प्रयोग चलने के लिए करता है। चीता ऐसे नहीं, चीता ऐसे चल रहा हो, ऐसे उठ के चलने लगे चीता है, सब लोग उसका मजाक बना दे, सब लोग उसको पत्थर मारे, डंडा मारे, है ना। अगर कुत्ता ऐसे चल रहा है चार पैर से, बाएं दफे वो ऐसे एक दो पैर से उठ के ऐसे चलने का प्रयास करे, तुमको कैसा लगेगा? तुम बोलोगे देखो ये कुत्ता पगलाया हुआ है, ऐसे बोलोगे ना। तो तुम कहे चल रहे हो? तुमको भी ऐसे नहीं चलना चाहिए। अगर तुम ऐसे चलने लगो तो सब लोग तुमको बोलेंगे देखो ये लड़का पगलाया हुआ है ना, इसकी इसकी मतलब ये पगलैटी कर रहा है, पगलाए गवा है।
तो ये होते समजात अंग। जो रचना और उत्पत्ति में, समजात मतलब समान जाति के होंगे, रचना और उत्पत्ति इनकी समान होगी, लेकिन इनका जो काम हो रहा होगा, इनका जो कार्य है वो भिन्न भिन्न होता है। मानव व चीते के जो अगले वाले पैर हैं, ठीक है। इसके बाद समरूप अंग क्या होंगे, इसका उल्टा कर दो कि जो संरचना और उत्पत्ति में, इसका जस्ट उल्टा कर दो, उत्पत्ति में असमान कर दो। जो संरचना और उत्पत्ति में असमान होते हैं लेकिन उनका कार्य समान होता है, उनका कार्य समान होता है, वो होते हैं समरूप अंग, एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। जैसे पक्षी के अग्रपाद और चमगादड़ की अग्रपाद, ठीक है। पक्षी के जो अग्रपाद हैं और चमगादड़ के अग्रपाद दोनों समरूप अंग, इसको समवृत्ति अंग के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, समवृत्ति, ठीक है ना। तितली और, जैसे एग्जाम्पल दूसरा लिख लो, तितली और पक्षी के पंख, फेदर्स, है ना। तितली फर बोलते, फेदर्स फर, है ना। तितली के जो पंख हैं और जो पक्षी का पंख है दोनों अलग अलग तरीके से बना होता है। पक्षी के पंख में पर वर लगे होते हैं, हड्डियां भी होती है, लेकिन तितली के पास भी पंख है, तितली भी उड़ती है ना। तितली उड़ी बस में चढ़ी और सीट न मिली तो रोने लगी। अब भाई तितली रोती होती नहीं है, आज तक किसी तितली को रोते हुए सुने हो? और लड़की नाम की कोई तितली हो वो रो रही हो तो बात अलग है ना। रियल वाली तितली को रोते हुए सुनाओ हमको भाई, है। तितली हंस भी सकती है, तितली रोती है तो कैसे रोती है बताओ? करती है, ऐसे करती है। हाँ भाई, ऐसे फुसक फुसक के रोने लगे, भैया मम्मी मुझे बस नहीं मिली आज, है अपने मम्मी से बता रही तितली, है ना। तो देखो, तितली और पक्षी के जो पंख होते हैं वो दोनों बने तो अलग अलग होते हैं लेकिन उनका कार्य सेम होता है, कार्य होता है उड़ने का। ऐसा नहीं है तितली अपने पंखों से दाल चावल खा रही है और पक्षी अपने पंखों से पनीर और रोटी खा रहा है, नहीं, दोनों का काम है सेम, उड़ना। उड़ना उड़ना, बस हो गया, हो ही गया ये। अब क्या समझना है इसमें? जीवाश्म जानते हो क्या होता है? जीवाश्म, फॉसल, जीवों के जो अवशेष जो हमें नीचे रॉक चट्टानों के रूप में मिलते हैं, है ना, जीवों के अवशेष जो हमें देखने को मिलते हैं वही होते हैं जीवाश्म। लाखों वर्ष पूर्व जीवित जीवों के अवशेष जो हमें चिन्हों के रूप में मिलते हैं वो होते हैं जीवाश्म। देखो, हमारे शरीर में दो भाग होते हैं, एक होता है नर्म भाग, एक होता है कठोर भाग। तो नर्म भाग जीव के शरीर का सड़ जाता है, गल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन जो कठोर भाग होता है वो बचा रहता है, वो अवशेष के रूप में बच जाता है। जीवाश्म का पता कैसे लगाते हैं? जीवाश्म का पता दो तरीके से लगाते हैं। पहले तो सापेक्ष विधि द्वारा, सापेक्ष विधि द्वारा मतलब खुदाई कर रहे हैं, देखें कि एक जो जीवाश्म हमको मिला डायनासोर का वो 5 किलोमीटर खोदने के बाद मिला, ठीक है। अब वहीं पे दूसरी लोग खुदाई कर रहे थे, वो खोदे 10 किलोमीटर, वहां पे जीवाश्म मिला। फिर एक और लोग थे वो खोदे 15 किलोमीटर और जीवाश्म मिला। तो ये बताया जाएगा कि भैया जो 15 किलोमीटर वाला है वो सबसे पुराना जीवाश्म है, फिर जो 10 किलोमीटर वाला है वो उससे कम पुराना जीवाश्म है, और जो ये 5 किलोमीटर तुम खोदे हो जो जीवाश्म मिला है ये अभी अभी हाल ही का जीवाश्म है। तो ऐसे बताते हैं जीवाश्म में। पहली सापेक्ष विधि, दूसरी है फॉसल डेटिंग, इसको कार्बन डेटिंग विधि भी बोलते हैं, ठीक है। फॉसल डेटिंग विधि, कार्बन डेटिंग विधि। तो कार्बन डेटिंग विधि में क्या होता है कि इसमें कार्बन के अपस्थानिक लिए जाते हैं और इसमें रेडियो एक्टिविटी के द्वारा पता किया जाता है, देखा जाता है कि जीवाश्म कितना पुराना है, बस यही है इसमें, ठीक है। जो जैसे मानव का जीवाश्म, तो मानव का जीवाश्म सबसे पहले उसका उत्खनन किया गया, उत्खनन किया गया, सामान वामान निकाला गया, देखा गया, हड्डी वड्डी मिलाया गया। तो सबसे पहले अगर मानव की बात की जाए तो मानव का जीवाश्म सबसे पहले अफ्रीका में देखने को मिला। बताते हैं कि भैया अफ्रीका में मानव रहते थे। कहाँ पे? अफ्रीका में। तो जो मानव का उद्भव हुआ है, सभी मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं, ठीक है। मानव अगर पूछा जाए किसके सदस्य हैं
तो मानव ज्यादा से ज्यादा कपी एप्स के रूप में एप्स से मिलते हैं, ठीक है, बंदर से नहीं मिलते। हम लोग बोलते हैं बंदर की शकल के, बंदर की शकल के वो मजाक में बोलते हैं, लेकिन बंदर की प्रजाति से मानव का विकास नहीं हुआ है, वो कपी से हुआ है ना, कपी। क्योंकि देखो कपी के पास पूंछ नहीं होती है और कपी की मादा में माहवारी चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो हम बोल सकते हैं जैसे कपी, जैसे जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, वरनगुटॉन, गिबॉन, ये सभी कपी होते हैं और ये कपी से ही मानव का विकास हो गया है, ठीक है। कहीं अगर तुमको वरनगुटॉन दिख जाए, वरनगुटॉन पाम ऑयल जो होता है ना, पाम ऑयल के पौधे में रहता है वो, है ना, वरनगुटॉन। वरनगुटॉन है, गिबॉन है, इसको गूगल करोगे देखने को मिलेगा। तो मानव का विकास सबसे पहले अफ्रीका में हुआ, बताया गया मानव का विकास कपियों के द्वारा हुआ होगा, ठीक है, हुआ है। और मानव का अगर पूछा जाए, मानव की ये जो स्पीसीज है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। और अगर हम लोग आधुनिक मानव हैं, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, ठीक है। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस सेपियन, और जो मानव का वैज्ञानिक नाम है वो है सेपियंस। 2 बार लगा दो। तो देखो क्या हुआ, अफ्रीका से मानव एशिया पहुंचे, अफ्रीका में रहने लगे कुछ दिन, फिर आपस में लड़ाई वड़ाई हुई, एशिया पहुंचे, एशिया से वेस्ट इंडीज पहुंचे, वो सॉरी वेस्ट इंडीज नहीं, इंडोनेशिया, ठीक है। मानव अफ्रीका से एशिया, एशिया से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका। एक पुल था जिस पुल का नाम है द बेरिंग पुल, है ना, द बेरिंग लैंड ब्रिज। बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके मानव सीधे कहां पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। तो मानव का जन्म उद्भव पहले अफ्रीका में हुआ, यही बताया जाता है, और अफ्रीका से ही मानव चल चल के पूरी पृथ्वी में फैल गया। और आज की डेट में देखो, मानव तो अपना घर वर बना लिया, अपनी जमीन लिखवाने लगा, है ना, जिस जमीन में घर बनाता है उसका पैसा देता है ना, कितना विकास हो गया। आप लोग भी घर बनवाने का सपना देख रहे होंगे, तो यदि आपको बनवाना है घर, तो उसके लिए आपको पैसे कमाने होंगे। हाँ भाई, बिना पैसे घर बनवा लो क्या, नहीं बना पाओगे ना। अब बिना पैसे घर बन जाए तो हमें बता देना, हम भी बनवा लेंगे है ना। तो चलो आज की क्लास यहीं तक। और मानव का वैज्ञानिक नाम सैपियंस होमो, जो सैपियंस है वो जाति को इंडिकेट करती है, जो होमो है वो वंश को। जो सैपियंस ये वंश है, ये जाति है, और जो सैपियंस है ये उपजाति है ना, ये याद रखना। तो आज की क्लास यहीं तक। मुझे उम्मीद है पढ़ के मजा आया होगा, समझ आया होगा। क्लास 10 साइंस के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहां पर प्लेलिस्ट पर जाओ और सभी वीडियोस को अच्छे तरीके से देखो, अच्छे तरीके से मन लगा करके देखो। कैसे? मन लगा करके सभी वीडियोस को देखो और अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।